पितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। तो हमारा क्या विषय चल रहा था? छल। छल का। उनमें 3 वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। छल के 3 विभाग हैं, वाक् छल, सामान्य छल और उपचार छल। छल का अर्थ क्या है? शब्दों को तोड़ मरोड़ के अर्थ लेना। चलिए, वाक् छल कौन बताएगा? कोई उदाहरण? हाँ जी, मैं बताऊं जी। एक बात सामान्य रूप से कही, उसको विशेष रूप में लेकर उसका खंडन करना, अपना मनमानी ढंग से उनका अर्थ निकालना। तो ये जैसे कि मेरे पास 9 जा तू बच्चे के पास जा और 9 कंबल ले आ, तो वो के नहीं, उनके पास तो एक ही है, 9 कंबल कहाँ है? तो मतलब 9 यदि नवीन को बोलते हैं, यहाँ उसने 9 एक विशेष धर्म उठा लिया और उस प्रकार से उसका खंडन किया। तो ये वाक्छल है। बहुत बढ़िया। तो ये वाक्छल हो गया। वाक्छल में एक ही शब्द के जिस अर्थ में वक्ता ने कहा है उस अर्थ को न लेकर के कोई और अर्थ ले लेना, ये वाक्छल है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया महेंद्र भाई। दूसरा छल क्या था? सामान्य छल। सामान्य छल, कोई उदाहरण बताइए। इसमें जैसे हम लोग बोलेंगे कि महेंद्र गांधी जी बहुत ही अच्छे और धर्मनिष्ठ विद्वान हैं। दूसरा कहेगा कि जितने भी गांधी जी होते हैं उसमें क्या बड़ी बात है, सब गांधी जी अच्छे धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान ही होते हैं। तो ये एक उसका सीमा से ज्यादा मतलब उसमें पहुंच के वो अपना शब्द को उसको छल करता है। हाँ, जितनी सीमा में बात कही गई है उतनी सीमा में ना रख करके उसको पूरे प्रसार कर देना, यह है सामान्य छल। यानी उस नियम को, हमने कहा महेंद्र भाई बुद्धिमान है, तो ये केवल एक नियम था महेंद्र भाई के लिए, उस नियम को सारे गांधियों पे या सारे महेंद्र भाइयों पे लगा दिया, ये हो गया सामान्य छल। तीसरा उपचार छल। हाँ शशांक जी, उपचार छल क्या है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु के धर्म को गौण रूप में कहना, उसको उपचार छल कहेंगे। उपचार का आधार बनाकर दूसरे व्यक्ति द्वारा इसका अनुचित खंडन करना भी उपचार छल कहा जाता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेंगे। एक वस्तु के धर्म को दूसरे वस्तु में आरोपित करके कहना, यह है उपचार। जैसे मंचः क्षंति, तो ये जो बोलना या चिल्लाना जो धर्म है, ये व्यक्तियों का धर्म है। इस धर्म को, हाँ, व्यक्ति के धर्म को मंच पर लगा दिया, इसको हम कहेंगे उपचार। अब इस उपचार को आधार बना करके तोड़ मरोड़ करना कि मंच कहाँ चिल्लाते हैं, चिल्लाते तो व्यक्ति हैं। तो अब ये जो तोड़ मरोड़ की है, इसका नाम है उपचार छल। हाँ, ठीक है। यहाँ गौण अर्थ को विशेष अर्थ बता देना, विशेष अपनी मनमानी करना। हाँ, कई बार हम गौण अर्थ में किसी बात को कहते हैं, उसको मुख्य अर्थ करके बता देना, ये है उपचार छल। स्पष्ट हो गया? मैं एक उदाहरण देती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मूर्ख बच्चा होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो गधा है। हाँ, मूर्ख बच्चे को हम कहते हैं ये तो गधा है। अब दूसरे ने कहा गधा कहाँ है, ये तो 2 पैर वाला बच्चा है। तो इस प्रकार से किसी ने जो खंडन किया, ये किसके अंतर्गत आएगा? उपचार, सामान्य, वाक्? उपचार। हाँ, ये उपचार छल के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो गधे वाले धर्म थे वो गौण रूप से इस बच्चे में बोल दिए, मुख्य अर्थ नहीं था, ये गौण था।
यानी हम कहना चाहते थे कि ये बच्चा जो है ये थोड़ा कम बुद्धि वाला है, और किसी ने कह दिया कि नहीं ये गधा कहाँ है, ये तो बच्चा है, तो ये हो गया उपचार छल। किसी और ने कोई और उदाहरण बनाया है? वाक्छल का बताओ, वाक्छल का। जी। एक बच्चे को उसके पिताजी ने बोला कि तुम सत्संग में आओ, स्वामी जी आए उनको सुनने के लिए। तो उस बेटे ने बताया कि आपके स्वामी जी तो ऐसा कहते हैं कि विषयों को छोड़ो, और हमारा टीचर तो ऐसा कहता है कि विषयों को ध्यान से सुनो। हाँ। तो किसकी मानो? हाँ, ये है वाक्छल। बहुत बढ़िया माता जी। हाँ, ये वाक्छल है। यहाँ पे विषयों को छोड़ो, तो यहाँ विषय क्या थे? रूप रस गंध आदि। और बच्चे ने उस विषय को क्या ले लिया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो विषय ले लिया। ये है वाक्छल। बहुत बढ़िया। हाँ, कोई और? किसी और ने कोई उदाहरण बनाया है? सामान्य छल का कोई उदाहरण? छल का तो ये बन सकता है कि किसी ने कहा कि गांव चले जाओ, बकरी को लेकर घी ले आओ। तो बकरी को कोई 2-3 संख्या में ले जाएगा, 500 तो ले भी जाएगा। तो वो एक तरह से सामान्य छल हुआ कि वो सीमा से बाहर है। जैसे एक जी महेंद्र भाई। हाँ, लिटिल चैम्प्स सारे गमप है, उसमें एक बच्चा आविर्भाव है, वो सबसे बढ़िया गाता है। तो और का सभी, वो तो सभी बच्चे भी गाते हैं, इनमें क्या विशेषता है? सभी बच्चे गाते हैं, अच्छा ही गाते हैं। उसने सामान्य अर्थ ले लिया, जो विशेष था सामान्य अर्थ ने बात की थी आविर्भाव की कि वो बहुत अच्छा गाता है, और उसको सामान्य कर दिया कि उसमें तो सारे ही बच्चे अच्छा गाते हैं। ये हो गया सामान्य छल। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक उपचार छल का उदाहरण देती हूँ। सांख्य दर्शन में पहले अध्याय में 58 सूत्र एक आया है, वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते। यहाँ पे विषय चल रहा है कि अविवेक के दूर होने पर विवेक की प्राप्ति होती है। सांख्य दर्शन की यहाँ पे चर्चा हो। सांख्य दर्शन में बताया कि विवेक की प्राप्ति कब होगी? जब अविवेक हटेगा। तो किसी ने कहा कि इतना स्वाध्याय करने पे, इतना अध्ययन कर रहा है व्यक्ति, उसके बाद भी तो अविवेक नहीं हट रहा है। जब इतना स्वाध्याय करा है उसने, इतना सत्संग सुन रहा है, वैदिक शास्त्र पढ़ रहा है, उसके बाद भी अविवेक नहीं हट रहा है। तो सूत्रकार ने यहाँ कहा कि ये जो शास्त्र पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, इससे तो अभी केवल शाब्दिक ज्ञान हो रहा है, व्यवहारिक ज्ञान तो नहीं हो रहा है। अभी तो केवल शाब्दिक ज्ञान हो रहा है। तो केवल अभी तो उसको वाणी मात्र ज्ञान हुआ है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। केवल शब्द पढ़ लेने से तत्व ज्ञान नहीं होता, ये तो केवल शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है। अभी तो बहुत सारा अविवेक उसके चित्त में स्थिर है। सूत्रकार ने क्या कहा? यहाँ हमको शब्द पकड़ना है। सूत्रकार ने कहा अभी तो बहुत सारा अविवेक उसके चित्त में है। तो यहाँ जो कहा गया कि अविवेक चित्त में है, तो ये जो कथन है ना, ये गौण कथन है। क्यों गौण कथन है? इसलिए विवेक और अविवेक ये क्या है? ये ज्ञान के ही प्रकार हैं। विवेक अर्थात तत्व ज्ञान, अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान। ठीक है। अब ये जो ज्ञान के प्रकार हैं, ज्ञान किसका गुण है? ज्ञान गुण है चेतन आत्मा का। ज्ञान गुण किसका होता है? चेतन आत्मा का। ज्ञान जड़ में नहीं होता। जड़ की परिभाषा स्वामी दयानंद जी ने क्या की है? जो ज्ञान आदि गुणों से रहित हो। ज्ञान की जड़ की परिभाषा स्वामी दयानंद जी ने की है कि जो ज्ञान आदि गुण से रहित हो। इसका अर्थ है कि जड़ वस्तुओं में ज्ञान
नहीं होगा, न मिथ्या ज्ञान होगा न तत्व ज्ञान होगा। सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि जो आत्मा है उसकी 24 शक्तियां बताई गई। उसमें कहा मुख्य एक प्रकार की है, मुख्य एक है। मुख्य एक कौन सी है? ज्ञान। आत्मा का गुण बताया, मुख्य ज्ञान है। तो वहां पे भी उन्होंने कहा कि चेतन किसको कहोगे? चेतन उसको कहेंगे जिसमें ज्ञान होता है। दो चेतन है, ईश्वर और जीवात्मा, और दोनों में ही ज्ञान होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पे जो कहा गया कि अविवेक चित्त का गुण है, सूत्र में कहा कि अविवेक जो है वो चित्त का गुण है, तो ये मुख्य अर्थ में हम नहीं लेंगे। अब इसका क्या हुआ? भाष्यकार ने उसको मुख्य अर्थ में ले लिया। भाष्यकार ने क्या किया कि इस वाक्य को मुख्य अर्थ में ले लिया। उसने ये कह दिया कि विवेक और अविवेक मन के अथवा अंतःकरण के गुण हैं, जबकि विवेक अविवेक क्या है? वो ज्ञान है। वो मन के गुण नहीं हो सकते, वो आत्मा के गुण होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सूत्रकार ने जो बात कहनी चाहिए थी, गौण अर्थ में जो बात रखी थी, भाष्यकार ने क्या कर दिया? भाष्यकार ने उसको मुख्य अर्थ में ले लिया। तो ये कौन सा छल हो गया? ये हो गया उपचार छल। बात समझ में आई? यहाँ पे भाष्यकार ने जो चित्त का कहा था कि अविवेक चित्त में रहता है, तो वो केवल गौण अर्थ में कहना चाहते थे, मुख्य अर्थ में नहीं कहना चाहते थे। लेकिन भाष्यकार ने उसको मुख्य अर्थ में लेकर के आगे भाष्य में कह दिया कि आत्मा में विवेक अविवेक नहीं रहता, विवेक और अविवेक मन चित्त आदि अंतःकरण जो है उनमें रहता है। तो ये उपचार छल का प्रयोग किया गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? जो भाष्यकार जो कह रहा है कि विवेक और अविवेक अंतःकरण में रहते हैं, तो हमने पढ़ रखा है विवेक से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब तत्व ज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी, मिथ्या ज्ञान से बंधन होगा। जिसमें विवेक होगा उसकी मुक्ति होगी, जिसमें अविवेक होगा उसी का बंधन होगा। इतना हमको स्पष्ट है। विवेक से मुक्ति, अविवेक से बंधन। जिसमें विवेक उसकी मुक्ति, जिसमें अविवेक उसका बंधन। अब यदि हम भाष्यकार की बात को माने, भाष्यकार कह रहा है विवेक अविवेक चित्त में रहता है, तो अगर हम भाष्यकार की बात को माने तो विवेक तो चित्त में रह रहा है, और जिसमें विवेक रह रहा होगा उसकी मुक्ति होगी। तो क्या चित्त की मुक्ति होती है? नहीं, चित्त की मुक्ति नहीं होती। उन्होंने कहा अविवेक भी चित्त में रहता है, तो बंधन किसका होना चाहिए? चित्त का होना चाहिए। पर हमने तो देखा है बंधन और मुक्ति चित्त के नहीं होते, बंधन और मुक्ति किसके होते हैं? आत्मा के। तो ये विवेक और अविवेक किस में रहना चाहिए? चित्त में रहना चाहिए, अंतःकरण में रहना चाहिए, या आत्मा में रहना चाहिए? आत्मा में। आत्मा में रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप उपचार छल करेंगे तो उससे जो अर्थ है वो पूरा अनर्थ हो जाएगा। तो वक्ता जिस अर्थ में कहना चाहता है उसी अर्थ को लो। वहां उन्होंने गौण कथन किया, सूत्रकार ने गौण कथन किया है कि विवेक अविवेक चित्त में रहता है। आप उसको मुख्य अर्थ में मत लो। आज की जो साइंस है वो क्या करती है? वो यही गड़बड़ करती है। वो मन को कैसा मानती है? वो मन को चेतन मानती है ना। आज की साइंस जो है वो मन को चेतन मानती है, और बहुत से लोग पौराणिक आदि भी मन को कैसा मानते हैं? चेतन मानते हैं। वो कहते हैं मन चेतन है, वो बाहर जाता है, बाहर के विषय लेकर के अंदर वापस आ जाता है और आत्मा को बताता है। तो मन चेतन नहीं है। क्यों चेतन नहीं है? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान गुण नहीं है। स्पष्ट हो गया? तो इस प्रकार से जब हम सूत्र आदि पढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए, हो सकता है कहीं कहीं भाष्यकार की भी गलती होती है।
अब भाष्यकार हैं और दूसरा प्रमाण हमारे सामने महर्षि दयानंद जी का है। महर्षि दयानंद जी ने क्या परिभाषा की है जड़ की? ज्ञान आदि से रहित। तो हमारे लिए प्रामाणिक कौन है? महर्षि दयानंद जी। उन्होंने कहा कि जड़ में ज्ञान नहीं होता है। तो ये जो ज्ञान है वो मन का गुण नहीं है, वो चेतन पदार्थ यानी आत्मा और परमात्मा का गुण है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी शशांक जी। इसमें जो उपचार छल के बाद जो 15वां सूत्र है उसमें बताया है कि वाक छल तो उपचार छल जैसा ही दोनों समान है, तो फिर उपचार छल को अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर प्रश्न किया है। ये जो बाद में 15वां, 16वां और 17वां जो तीनों सूत्र है, तो तीनों छलों के बीच में क्या अर्थ भेद है वो तो समझाने की कोशिश करें। हाँ, ये पिछली बार भी मैंने समझाया था। देखिए, वाक छल में क्या करते हैं? शब्द को पकड़ते हैं। वाक छल में हम नवकंबल वाली बात लेते हैं। वाक छल में शब्द को पकड़ करके छल किया जाता है। नवकंबल, नया कंबल अर्थ ले या नौ कंबल अर्थ ले, तो वहां पे केवल शब्द पे फोकस करके उसके अर्थ को घुमा दिया जाता है। ये है वाक छल। उपचार छल में क्या है? शब्द को नहीं घुमा रहे, वहां वस्तु को लेकर के छल कर रहे हैं। जैसे मंचः क्रोशन्ति, मंच चिल्ला रहा है, आर्य समाज का मंच चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे मंच शब्द को लेकर के नहीं, मंच का जो धर्म है, चिल्लाना धर्म किसका है? व्यक्ति का। धर्म किसका है? व्यक्ति का धर्म है। वो धर्म, व्यक्ति वाला धर्म हमने किस पे लगा दिया? मंच पे लगा दिया। तो थोड़ी देर के लिए हमने धर्म किसी पे आरोपित करके वाक्य बोला। तो यहाँ धर्म हमको पकड़ना है। वाक छल में शब्द को तोड़ मरोड़ की, यहाँ पे धर्म आरोपित किया है किसी और पर, और उस धर्म को जब हमने आरोपित किया तो दूसरे व्यक्ति ने उस धर्म को तोड़ मरोड़ की कि ये धर्म, तुमने कहा मंचा क्रोशंती, मंच थोड़े ना चिल्लाते हैं, चिल्लाते तो व्यक्ति हैं, चेतन लोग चिल्लाते हैं। मंच तो जड़ है, मंच का अर्थ नहीं बदला है, मंच को मंच के रूप में ही लिया है, लेकिन मंच का धर्म जो है उसको पकड़ा है। कि आपने जो कहा कि चिल्लाना धर्म मंच में है, मंच में चिल्लाना धर्म नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि वो तो गधा है। अब गधा शब्द से हमने छल नहीं किया, हमने गधे को धर्म को लेकर के छल किया कि गधा कैसा होता है? 4 पैर वाला होता है, और ये कैसा है? ये तो 2 पैर वाला है। तो यहाँ गधे शब्द को हमने 2 अर्थ नहीं लिए, हमने गधे के धर्म को लेकर के किया है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी। चलिए, तो अब आगे चलेंगे। छल के बाद कौन सा पदार्थ है? जाति। 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 अब देखिए, पहले से वार्निंग दे रही हूँ, जाति है कठिन। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, पर कोई बात नहीं, हम मंद बुद्धि है नहीं, कम बुद्धि वाले हैं नहीं, हम भी इंटेलिजेंट हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा अलर्ट हो करके सुनेंगे। जाति में क्या होता है ना, एक ही उदाहरण कई अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है। एंगल कौन सा पकड़ा है हमने, उस एंगल से जाति का नाम होता है। वही उदाहरण कहीं आपको लगेगा ये तो साधर्म्य समा जाति थी, सेम उदाहरण ये तो उत्कर्ष समा जाति थी। तो अब कंफ्यूजन होगा कि कौन सी जाति लगाएं। तो किस एंगल से वक्ता बोल रहा है, उस एंगल को हमको पकड़ना होगा। चलिए, तो पेज नंबर 73 देखिए। जाति शब्द का अर्थ, चालाकी से खंडन करना। जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ न्याय की भाषा में है
चालाकी से खंडन करना। अब देखिए यहाँ पे वाक्छल व्यक्ति कर रहा है, कर सकता है, क्या कर सकता है? जाति का अर्थ तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, मानव होता है, और यहाँ तुम चालाकी कह रहे हो। तो अगर कोई इस प्रकार से खंडन करे तो ये कौन सा छल हो जाएगा? वाक्छल हो जाएगा। तो यहाँ पे जाति का अर्थ हमको क्या लेना है? जाति का अर्थ है चालाकी से खंडन करना। मुहावरे की भाषा में कहें तो दूसरे पक्ष वाले न्यायाधीशों और श्रोताओं सबको धोखा देना। 3 लोग होते हैं ना, सामने वाला पक्ष, न्यायाधीश और श्रोता। जब शास्त्रार्थ चल रहा होता है, एक मैं, एक मेरे सामने वाला पक्ष, वो हो गया, सामने वाला पक्ष एक हो गया, न्यायाधीश दूसरा हो गया, और जो लोग बैठ करके सुन रहे हैं वो तीसरा हो गया। तो तीनों को ही धोखा देना, उनकी आंखों में धूल झोंकना, मूर्ख बनाना, शब्द जाल फैलाकर उन्हें चक्कर में डालना इत्यादि, ये सब क्या है? ये है जाति। किसी को धोखा देना, शब्दों का जाल ऐसे बिछाना, आपको पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन चलो कोशिश तो करते हैं, मालूम तो है कि हार ही गए हैं, किसी तरह से इसको फंसा लेते हैं, कहीं से ये अपनी हार स्वीकार कर ले तो मैं जीत जाऊं। न्याय दर्शन में ऐसे कथन या व्यवहार को जाति नाम से कहा जाता है, यानी दूसरे को धोखा देना, वो क्या है? वो है जाति। इसका प्रयोग करना अनुचित एवं हानिकारक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था ना, हम लोग विद्यार्थी हैं, अभी हमारा प्रयोजन क्या है? विद्या का अर्जन करना, अपनी उन्नति करना, अपनी विद्या को बढ़ाना। तो गलती से हमसे जाति का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके हमको नहीं करना। अभी हाल का एक उदाहरण आपको देती हूँ। स्वामी जी का एक आर्टिकल था कि ईश्वर क्षतिपूर्ति करते हैं कि नहीं करते, तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने, उनका पक्ष था कि ईश्वर क्षतिपूर्ति करते हैं। अब उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक माँ है, उसने 2 बच्चे हैं उसके, दोनों को एक एक मिठाई का टुकड़ा दिया। अब एक कुत्ता आया, उसने एक बच्चे के हाथ से मिठाई का टुकड़ा लेकर के भाग गया। तो अब माँ क्या करेगी? माँ उस कुत्ते को डांटेगी भी, और दूसरा क्या करेगी? जिस बच्चे के मिठाई का टुकड़ा लेकर के कुत्ता भाग गया है, उसको दूसरी मिठाई का टुकड़ा दे देगी, है ना? माँ यही करेगी ना, एक तो कुत्ते को मारेगी और दूसरा बच्चे की क्षति की पूर्ति भी करेगी। तो स्वामी जी ने ये उदाहरण दिया, और भी कई सारी बातें उन्होंने बताई। अब मैंने क्या कहा? मैं कहा स्वामी जी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यहाँ पे आपने कहा कि माँ दूसरा टुकड़ा देगी, मिठाई का दूसरा टुकड़ा देगी, अगर माँ के पास ना हो तो ईश्वर, कुत्ता अगर भाग गया, ऐसे वैसे सब मैं बोले जा रही हूँ, अपने अंदर की सारी शंकाएं उनके सामने रख रही हूँ। बोलते बोलते ही मैंने कहा स्वामी जी मुझे लग रहा है मैं जाति का प्रयोग कर रही हूँ कि मैं जो आपके उदाहरण में कमियां निकाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जाति का प्रयोग कर रही हूँ। स्वामी जी बोले सही पकड़ा है आपने, आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया था, यहाँ पे मुझे शंका हो रही थी, पर मुझे पकड़ में आ गया कि मेरी ये जो शंका है ये जाति का प्रयोग है। ईमानदारी से मैंने उसको स्वीकार कर लिया कि ये मैं गड़बड़ कर रही हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे। वो जानबूझ के आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको हराने के लिए जाति का प्रयोग करते हैं। जब वादी ने अपने पक्ष की स्थापना पंचावयव सहित बिल्कुल सही ढंग से पूरी कर दी, वादी ने क्या किया? पंचावयव का प्रयोग करते हुए अपने पूरे पक्ष की स्थापना कर दी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी देखता है कि अब इसका खंडन करने के लिए मेरे पास कोई उचित उत्तर तो है नहीं। इसका जो पंचावयव है, मन में मुझे पता चल गया कि इसका जो पंचावयव है वो बिल्कुल सही है, कहीं भी इसके पंचावयव में कोई भी कमी नहीं है, और मेरे पास अब इसका खंडन करने के लिए भी कुछ नहीं है। मेरा पक्ष झूठ सिद्ध हो चुका है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है,
न्यायाधीश ने अभी कहा नहीं है कि तुम हार गए और तुम जीत गए। अभी केवल एक पक्ष वाले ने ही अपनी बात रखी है और दूसरे पक्ष को समझ में आ गया कि इसका पक्ष सही है, पर अब मैं हारना तो नहीं चाहती, फिर भी जीतने की भावना से थोड़ा प्रयास करता हूँ, फिर भी कुछ तो हाथ पैर मार लूं, कहीं से तो जीत जाऊं। कुछ शब्द जाल फैलाता हूं, अगर वादी मेरे जाल में फंस गया तो मैं जीत जाऊंगा। मैंने अपनी हार तो मुझे मालूम है कि मैं हार गया हूं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द जाल बिछा करके मैं कोशिश करता हूं, सामने वाला अगर फंस गया तो मेरी तो लॉटरी लग गई, और यदि नहीं फंसा तो मैं हार तो वैसे ही चुका हूं। और मान लो कि वो नहीं फंसा तो मेरी तो कोई हानि हुई नहीं, मुझे तो पता था कि मैं हारा हुआ हूं, अब मैं डिक्लेयर हो जाऊंगा। बस इतना ही अंतर आएगा, पर फिर भी चलो एक ट्राई तो कर लेते हैं, एक बाजी तो मार लेते हैं। एक बार प्रयास करके देखने में क्या हानि है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। यह सोचकर वह अपना शब्द जाल फैलाता है, अर्थात चालाकी धोखाधड़ी से वादी का खंडन करता है। तो ये जो धोखाधड़ी उसने की, उसको पता है कि वो हारा हुआ है, लेकिन पब्लिक को नहीं दिखाता है और कोशिश करता है कि धोखे से मैं जीत जाऊं। इसे जाति कहते हैं। अधिकतर ये जातियां हेत्वाभासों के आश्रय से व्यवहार में आती हैं। ये जाति कहाँ कहाँ लगाई जाती है? हेत्वाभास, जहाँ पे हेत्वाभास होगा वहां पे जाति लगाई जाती है। उदाहरण को तोड़ मरोड़ कर देंगे, हेतु को तोड़ मरोड़ कर देंगे। इनकी जानकारी अवश्य करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया ना कि अब मुझे पकड़ में आता है कि मैं जाति का प्रयोग कर रही हूँ। जब पकड़ में नहीं आता था ना तो अड़ जाती थी, नहीं आपका उदाहरण गलत है, मेरी बात सही है, ईश्वर तो ऐसा है नहीं, ईश्वर माँ की तरह, माँ के पास तो 2 मिठाई हो नहीं सकती हैं, ईश्वर के पास तो सब कुछ है। तो तब मेरी गड़बड़ होती रहती थी। अब जब जाति के बारे में पता चल गया तो अब गड़बड़ कम होती है। इनकी जानकारी अवश्य करनी चाहिए ताकि हम चालाकी का प्रयोग ना करें। हमको जब जाति के बारे में पता होगा तो हम चालाकी करना बंद कर देंगे, हमको बात जल्दी से समझ में आ जाएगी। सामने वाला क्या कहना चाहता है वो भी समझ में आ जाएगा। सामने वाला अगर कोई जाति का प्रयोग कर रहा है तो वो भी हमको समझ में आ जाएगा। और यदि दूसरा व्यक्ति चालाकी करे तो हम उसकी चालाकी को समझकर उसे रोक सकेंगे। देखो तुम जाति का प्रयोग कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो, मैंने उदाहरण जितने अर्थ में लिया है उतने ही अर्थ में तुम भी लो। अगर तुम आगे पीछे करोगे तो ये तुम्हारी धोखाधड़ी है। कोई भी उदाहरण 100% साध्य के साथ मैच नहीं करता। जैसे हम कहेंगे कि बेटा जैसे चीकू भूरे रंग का है ऐसे ही आलू भी भूरे रंग का होता है। अब कोई बोले चीकू तो मीठा होता है, आलू तो मीठा होता नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्वाद वाला नहीं लिया था, हमने केवल उसका रंग लिया था। तो यह हमको सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि चीकू और आलू 100% एक जैसे नहीं होंगे, कुछ अंश में ही वो मैच करेंगे। न्याय दर्शन में साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा, दृष्टांत समा, नित्य समा, कार्य समा आदि 24 प्रकार की जातियां बताई गई हैं। सबसे ज्यादा नंबर इसी का है। हेत्वाभास कितने थे? 5। हाँ। छल कितने थे? 3। जातियां कितनी हो गई? 24। और निग्रह स्थान है 22। हाँ, तो 5, 3, 24, 22 सबसे लंबी सूची है जाति की। प्रयास करेंगे 5-5 जातियां याद करने का। ठीक है, मैं पूरी 24 एक साथ नहीं बोल रही हूँ। हर हफ्ते आप 5 से 6 जाति याद कर लीजिए। एक महीने में आपको 24 जातियां याद हो जाएंगी। अगर आप 6 भी लेके चलते हैं तो 3-4 सप्ताह में आपको 24 जातियां याद हो जाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जी गुप्ता जी। मेरा शायद ऐसा विचार है, शायद सही भी हो
कि 54 प्रकार की जो गलतियां होती हैं इन सब का जोड़ करें तो यही है 24 + 22 + 5 + 3। हाँ जी, 5 + 3 8 हो गई, 8 + 24 32, 32 + 22 54। यही 54 प्रकार की गलतियां हैं जो व्यक्ति करता है। तो हमको हेत्वाभास 5 याद हो गए हैं, छल 3 हमको याद हो गए, 54 में से 8 तो हो गए, इतना हमने पार कर लिया ना, और कितनी जल्दी याद कर लिया, बहुत समय नहीं लगा। तो 8 हमने 2-3 दिन में याद कर लिया है, तो बस वो 8 को 3 से गुना कर दीजिए, 24 हो जाएगा। ये भी हमारा 1 महीने में याद हो सकता है। करेंगे? ठीक है, चलिए। तो एक बार नाम देख लेते हैं। साधर्म्य समाजाति, वैधर्म्य समाजाति, उत्कर्ष समाजाति, अपकर्ष समाजाति, वर्ण्य समाजाति, अवर्ण्य समाजाति, विकल्प समाजाति, समाजाति, प्राप्ति समाजाति, अप्राप्ति समाजाति, प्रसंग समाजाति, प्रतिदृष्टांत समाजाति, अनुत्पत्ति समाजाति, संशय समाजाति, प्रकरण समाजाति, अहेतु समाजाति, अर्थापत्ति समाजाति, अविशेष समाजाति, उपपत्ति समाजाति, उपलब्धि समाजाति, अनुपलब्धि समाजाति, नित्य समाजाति, अनित्य समाजाति, कार्य समाजाति। तो ये 24 नाम हो गए। आपको अगले बार तक 5 याद कर लीजिए, कल तक हो सकते हैं। साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा, ये 2 शब्द तो हमारी बुद्धि में बैठे हुए। हमको केवल उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, बस इतने याद करने, 3 ही शब्द याद करने। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष यानी ऊपर को उठाना, अपकर्ष यानी नीचे गिराना, और वर्ण्य समा। वर्ण याद हो जाएगी तो अवर्ण अपने आप याद हो जाएगी। 6 तो ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, तो प्रयास करिए कि कल जब क्लास में आएंगे तो 6 नाम याद करके आएंगे। हाँ जी शशांक जी। समा का तात्पर्य क्या है? समा का मुझे समा शब्द का साधर्म्य समा, भी जब इसकी व्याख्या आएगी ना, साधर्म्य के बराबर, साधर्म्य को लेकर के, वैधर्म्य के बराबर यानी वैधर्म्य को लेकर के, उत्कर्ष को लेकर के, उत्कर्ष के समान। ठीक है, समान। चलिए, तो अब साधर्म्य समाजाति की परिभाषा। वादी के द्वारा दृष्टांत के वैधर्म्य से स्थापना करने पर, वादी जो है वो वैधर्म्य को लेकर के अपने पक्ष की सिद्धि करता है। दृष्टांत के साथ साध्य का किंचित साधर्म्य दिखाकर जातिवादी के द्वारा अनुचित खंडन करना साधर्म्य समाजाति कहलाती है। यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है। पहली जाति है साधर्म्य समा, दूसरी जाति है वैधर्म्य समा। जब साधर्म्य समा जाति का प्रयोग होगा, जाति का प्रयोग कौन करेगा? प्रतिवादी। जाति का प्रयोग करने वाला होगा प्रतिवादी। ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, आप चाहें तो कहीं लिख लें। जाति का प्रयोग करने वाला है प्रतिवादी। प्रतिवादी जाति कौन सी ले रहा है? साधर्म्य समा। तो जब जातिवादी साधर्म्य समा से खंडन करेगा, उस समय जो वादी है यानी पहला पक्ष जो है वो वैधर्म्य से अपनी सिद्धि करेगा। इसको ऐसा लिखिए, वादी वैधर्म्य से सिद्धि करेगा, वादी जो है वो वैधर्म्य से सिद्धि करेगा, प्रतिवादी साधर्म्य समा से खंडन करेगा। वादी जो है वो वैधर्म्य से सिद्धि करेगा और प्रतिवादी साधर्म्य समा जाति का प्रयोग करेगा। ठीक है, यहाँ पे वादी साधर्म्य से नहीं प्रस्तुत करेगा। साधर्म्य समा जाति में क्या होगा? वादी हमेशा वैधर्म्य से ही अपने बात को रखेगा। और इसका उल्टा वैधर्म्य समा में आ जाइए। वैधर्म्य समा में क्या होगा? वादी किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा? साधर्म्य से। साधर्म्य से, हाँ। वैधर्म्य समा जाति में वादी साधर्म्य से प्रस्तुत करेगा और प्रतिवादी वैधर्म्य से करेगा। उल्टे चलेंगे दोनों।
ये याद रखिएगा, दोनों एक सुर में नहीं होंगे। अगर वादी साधर्म्य से प्रस्तुत कर रहा है तो प्रतिवादी कौन सी जाति का प्रयोग करेगा? वादी ने साधर्म्य से बात कही तो प्रतिवादी कौन सा खंडन, किस प्रकार का खंडन करेगा? वैधर्म्य से। समा जाति, वैधर्म्य समा जाति हम कहेंगे। और वादी ने अगर वैधर्म्य से प्रस्तुति की है तो प्रतिवादी किससे खंडन करेगा? साधर्म्य समा। साधर्म्य समा जाति से। ये याद रखेंगे, ये दोनों में अंतर है। अब देखिए, वादी के द्वारा दृष्टांत के वैधर्म्य से स्थापना करने पर, वादी ने वैधर्म्य से अपनी बात को रखा दृष्टांत के साथ। अब वादी ने क्या किया था? वैधर्म्य वाला दृष्टांत रखा था, यानी दृष्टांत रखा था। वैधर्म्य यानी अपोजिट। वादी ने उल्टा दृष्टांत रख के अपनी बात को कहा। प्रतिवादी क्या करेगा? दृष्टांत के साथ, जो दृष्टांत लिया है उसके साथ थोड़ी सी किंचित साधर्म्य दिखा करके कि तुम्हारा जो दृष्टांत है वो हमारी बात के साथ में ऐसे ऐसे मैच करता है। साधर्म्य दिखा रहा है कि तुमने जो वैधर्म्य से दृष्टांत लिया है उसके कुछ गुण हमारे बात से मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है। वापस से बोलती हूँ, वादी ने वैधर्म्य से उदाहरण लिया, प्रतिवादी ने क्या किया? उस उदाहरण के साथ में कुछ गुण मैच किए अपने प्रतिज्ञा वाले धर्मी के, और कुछ गुणों को मैच करके क्या कह दिया कि तुम्हारी जो स्थापना है वो गलत है, क्योंकि इनके गुण तो हमारे धर्मी के साथ में मैच हो रहे हैं, इसलिए हमारा पक्ष सही है। अभी जब उदाहरण आएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। वादी द्वारा वैधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है। वादी ने कहा शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब इसका वैधर्म्य हमको करना है। वैधर्म्य में क्या करेंगे? व्याप्ति क्या बन जाएगी? शब्द नित्य है। शब्द नित्य है। नहीं माता जी, हाँ जी। वादी ने कहा कि शब्द अनित्य है। अभी हम वादी की ही बात कर रहे हैं। वादी ने कहा शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब इसके जो व्याप्ति है, व्याप्ति क्या बनेगी? वैधर्म्य वाली व्याप्ति। जो जो वस्तु अनित्य होती है वो उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती। उल्टा कर दिया, जो जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है वो नित्य होती है। हाँ, ये वैधर्म्य हो गया। उल्टा बताया ना हमने, अपने हेतु से उल्टी बात की कि जो जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है वह नित्य होती है। ये हो गया वैधर्म्य से स्थापना। अब उदाहरण भी हमको ऐसा ही लेना होगा, जो अनुत्पत्ति धर्म वाली हो। तो अनुत्पत्ति धर्म वाली क्या उदाहरण लेंगे? आत्मा। आत्मा, ठीक है। तो देखिए वापस से आइए, वादी द्वारा वैधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जो जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। आत्मा के समान शब्द अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, अर्थात उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। ये पूरा अच्छे से पंचावयव की प्रस्तुति कर दी। अब प्रतिवादी ने पूरा पंचावयव सुना, उसको पता चल गया कि ये पंचावयव सही है, मैं इसको कहीं से भी काट नहीं सकता हूँ, मेरे पास खंडन नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब वो चालाकी करेगा। प्रतिवादी द्वारा खंडन, और कौन सी जाति लेगा? साधर्म्य समा जाति लेगा। क्यों साधर्म्य समा? क्योंकि वादी ने वैधर्म्य से स्थापना की थी। शब्द नित्य, प्रतिवादी कह रहा है शब्द कैसा है? नित्य है। क्यों? अस्पर्श वाला होने से, क्योंकि शब्द में स्पर्श नहीं है।
जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है। जैसे आत्मा, आत्मा में स्पर्श नहीं है, वो नित्य है। ऐसे ही आपके शब्द में भी स्पर्श नहीं है, वो नित्य है। आत्मा के समान शब्द भी अस्पर्श वाला है, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। ठीक है, ये प्रतिवादी ने अपनी स्थापना कर दी। अब प्रतिवादी क्या करेगा? वादी ने आत्मा का दृष्टांत दिया है कि वादी जी देखो, आपने दृष्टांत किसका दिया? आत्मा का दृष्टांत दिया। आत्मा जो है इसमें स्पर्श गुण नहीं है। आत्मा जो है इसमें स्पर्श गुण नहीं है और शब्द में भी स्पर्श गुण नहीं है। तो आत्मा और शब्द दोनों में स्पर्श गुण नहीं है। अब क्योंकि दोनों में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए दोनों नित्य हैं। ये चालाकी की ना। आम जनता सोचेगी सही कह रहा है, आत्मा में भी स्पर्श नहीं है, शब्द में भी स्पर्श नहीं है। आत्मा बिना स्पर्श वाली नित्य है, वैसे ही शब्द भी बिना स्पर्श वाला है, तो ये भी नित्य होना चाहिए। तो जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया प्रतिवादी ने। अब अगर कोई पक्ष वाला जो है, जो वादी है, थोड़ा ढीला होगा तो वो क्या होगा? जाल में फंस जाएगा कि हाँ, बात तो इसकी सही लग रही है, इसने कहा तो सही है कि आत्मा में भी स्पर्श नहीं है, शब्द में भी स्पर्श नहीं है, तो दोनों ही नित्य तो होने चाहिए। अब अगर वो ढीला पड़ गया, कमजोर हो गया, तो बोलेगा हाँ भाई तुम्हारी बात सही है, वो अपना पक्ष छोड़ देगा। न्यायाधीश भी अगर जाति नहीं जानते हैं तो न्यायाधीश भी धोखे में आ जाएंगे। हाँ भाई इसकी बात तो सही लग रही है। ऑडियंस तो वैसे ही कम बुद्धि वाली होती है, वो तो हाल ही मान जाएगी कि हाँ ये सही बात कह रहा है। तो इस प्रकार से उसने धोखा देने का प्रयास किया। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा और शब्द दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में स्पर्श नहीं है, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। तो एक जैसे होने से जब आत्मा नित्य है तो शब्द भी आत्मा के समान नित्य सिद्ध हुआ, अनित्य नहीं। जब दोनों एक जैसे हैं तो दोनों ही नित्य सिद्ध हो गए। अब वादी इसका उत्तर देगा। वादी यहाँ इंटेलिजेंट है, वो धोखे में नहीं आएगा। वादी क्या उत्तर देगा? देखो, किंचित साधर्म्य दिखाकर किसी साध्य की सिद्धि नहीं होती। थोड़ा बहुत साधर्म्य तो हर वस्तु में होगा। संसार में आप कोई भी दो वस्तु ले लीजिए, दो वस्तु में कुछ साधर्म्य तो होगा ही, दोनों में सत्ता होगी, कॉमन है ना। जड़ वस्तुएं हैं तो रूप हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है। चेतन है तो ज्ञान कॉमन हो सकता है, सत्ता कॉमन हो सकती है। तो दो वस्तुएं जब भी आप लेंगे तो उनमें किंचित साधर्म्य तो होगा ही। तो किंचित साधर्म्य दिखाकर किसी साध्य की सिद्धि नहीं होती है। आपने आत्मा का जो अस्पर्श लिया और वही चीज आप शब्द में भी दिखा करके आप शब्द को नित्य सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे भैंस के भी सींग होते हैं और गौ के भी सींग होते हैं, तो आप किसी सींग वाले को देख करके आप उसको गौ सिद्ध नहीं कर सकते। यहाँ इन दोनों का किंचित साधर्म्य है। भैंस और गाय दोनों के ही सींग हैं, इतने मात्र से आप दोनों को एक नहीं कह सकते हैं। परंतु इतना थोड़ा सा एकाध वस्तु सींग का साधर्म्य दिखाकर भैंस को गौ सिद्ध नहीं किया जा सकता। केवल सींग मात्र से आप भैंस को गाय नहीं कह सकते हैं, बल्कि व्याप्ति पूर्वक विशेष साधर्म्य प्रस्तुत करके किसी साध्य की सिद्धि होती है। जब हम किसी उदाहरण को लेते हैं, उदाहरण के किसी एक धर्म को जब हम पकड़ते हैं, वो धर्म सामने वाली वस्तु में व्याप्ति पूर्वक होनी चाहिए। हमने कहा घड़ा, घड़ा जो है उत्पत्ति धर्म वाला है, तो ये व्याप्ति है कि जो जो वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी ही। तो इस प्रकार से जब हम साधर्म्य ले रहे हैं तो वहां पे व्याप्ति भी होनी चाहिए। थोड़े से साधर्म्य से आप किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उतने साधर्म्य से व्याप्ति नहीं बन रही है। अस्पर्श जो है
केवल इतना साधर्म्य आप लेंगे, इतनी समानता लेंगे तो इससे व्याप्ति नहीं बनती है। अस्पर्श वाली नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, तो आपकी व्याप्ति नहीं बन रही है। जैसे गौत्व से गौ की, अगर आपको गौ की सिद्धि करनी है तो गौत्व से हो सकती है। गल, कंबल, सींग, पूंछ, पांव, कंधे पर उठा हुआ मांस, ककुद आदि ये गाय के विशेष लक्षण हैं जो आपको भैंस में नहीं मिलेंगे। तो ये विशेष लक्षणों से आप किसी की सिद्धि कर सकते हैं, थोड़ी सी समानता से आप किसी की सिद्धि नहीं कर सकते। गौ के विशेष लक्षण यदि किसी प्राणी में मिलेंगे तभी उसको गौ सिद्ध किया जा सकता है। केवल सींग लेकर के आप सिद्ध नहीं कर सकते, अन्य विशेष लक्षण भी आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पर जातिवादी ने यही चालाकी की है। जातिवादी ने क्या किया है कि आत्मा और शब्द का थोड़ा सा साधर्म्य क्या था? अस्पर्श, कि हम उसको छू नहीं सकते, ना आत्मा को स्पर्श कर सकते हैं, ना शब्द को स्पर्श कर सकते हैं। केवल इतने से साधर्म्य से उसको दिखाकर चालाकी से खंडन कर दिया। जबकि आत्मा के समान शब्द को नित्य तब माना जा सकता है जब आत्मा की अनुत्पत्ति आदि विशेष लक्षण शब्द के तुल्य होवे। जैसे आत्मा अनुत्पत्ति वाला है, अगर शब्द भी ऐसे ही अनुत्पत्ति वाला होता तब तो हम उसको नित्य मानते, लेकिन शब्द जो है अनुत्पत्ति वाला नहीं है, शब्द तो उत्पत्ति वाला है। जैसे एक गौ के गल, कंबल आदि विशेष लक्षण दूसरी गौ के तुल्य होते हैं। एक गाय के अंदर जो जो लक्षण है वही लक्षण दूसरी गाय में भी मिलेंगे। तो शब्द में उत्पत्ति है, आत्मा में अनुत्पत्ति है, तो यहाँ पे आपका मैच नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वादी न्यायाधीश महोदय से निवेदन करेगा। वादी क्या कहेगा न्यायाधीश से कि विपक्षी व्यक्ति ने मेरे पक्ष का अनुचित खंडन किया है। मैं जिस अर्थ में उदाहरण लेना चाहता हूं उस अर्थ में इन्होंने नहीं लिया है, इन्होंने उसको किसी और अर्थ में ले लिया है, उसके थोड़े से साधर्म्य को दिखाया है। यह साधर्म्य समाज जाति का प्रयोग कर रहा है। विपक्षी क्या कर रहा है? यह साधर्म्य समाज जाति का प्रयोग कर रहा है, चालाकी धोखाधड़ी कर रहा है। इसकी बात गलत है, कृपया आप न्यायपूर्वक ठीक निर्णय कर दीजिए। ये जो मेरा खंडन कर रहा है ये खंडन इसका सही नहीं है, ये साधर्म्य समाज जाति का प्रयोग करके मेरा खंडन कर रहा है, इसको आप ठीक करिए। तब न्यायाधीश लोग पूरी बात को समझकर वादी के पक्ष में निर्णय कर देंगे। वहीं फर्स्ट स्टेप पे ही न्यायाधीश क्या कहेंगे? तुम चालाकी करते हो, तुम धोखाधड़ी करते हो। इसको क्या कहते हैं? कोर्ट की अवमानना करना। कि कोर्ट की अवमानना कर रहे हो, कोर्ट को तुम, जजेस को तुम धोखाधड़ी में धोखा दे रहे हो, तो क्योंकि तुम धोखाधड़ी करते हो इसलिए तुमको हम आउट करते हैं, तुम्हारा पक्ष हम आगे अब नहीं सुनेंगे। वादी के पक्ष का निर्णय कर देंगे कि वादी का पक्ष ठीक है और प्रतिवादी गलत बोल रहा है, अतः वादी जीत गया और प्रतिवादी हार गया। तो यहाँ प्रतिवादी को क्या करना चाहिए था? अगर वो सही है तो प्रतिवादी वादी का जो पंचावयव है उसका खंडन करता, वो कोई ऐसी वस्तु दिखाता जहां उत्पत्ति भी हो रही है और नित्यता भी हो रही है, पर ऐसा उसको कुछ मिलेगा नहीं कि जहां उत्पत्ति भी हो और नित्यता भी हो। अब उसको क्योंकि मिल नहीं रहा है कुछ भी, तो उसको क्या कहना चाहिए था? हाँ, वादी की बात सही है। अगर ऐसा कहता तो उसकी अपनी नाक भी बच जाती, लेकिन उसने चालाकी की, उसने धोखाधड़ी की और वादी का खंडन झूठा किया। 54 में से कोई भी गलती होने की स्थिति में वादी और प्रतिवादी इसी प्रकार से न्यायाधीशों से निवेदन करेंगे और तब न्यायाधीश महोदय अपना निष्पक्ष निर्णय सुना देंगे। कोर्ट में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, है ना? कोर्ट में यही शब्द होता है ना
जब प्रतिवादी कुछ कह रहा होता है तो वादी हाल का हाल कहता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अब जजेस क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन ओवर रूल। हाँ, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अगर ऑब्जेक्शन गलत उठाया है, प्रतिवादी सही तरह से खंडन कर रहा है और वादी ने गलत ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो वहां जजेस कहेंगे ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, यानी तुमने जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो सही नहीं है, नियम के बाहर है। और अगर वादी ने सही ऑब्जेक्शन उठाया है तो कहेंगे ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, यानी कि तुम्हारा जो खंडन है, तुम जो कह रहे हो वो बात सही है, प्रतिवादी तुम संभल जाओ, ये बात तुम नहीं कर सकते हो। जब ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड कहते हैं तो दूसरा वकील क्या कहता है, सॉरी माय लॉर्ड, है ना। जब जजेस कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड तो दूसरा वकील कहता है सॉरी माय लॉर्ड, यानी मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पे वादी को बहुत सतर्क रहना है, प्रतिवादी की बात ध्यान से सुननी है। वादी और प्रतिवादी दोनों ही फटाफट सुन के जजेस को, न्यायाधीश को बताएंगे। अगर एक भी स्टेप में आप फंस गए, आप नहीं पकड़ पाए कि आपके सामने वाला वकील गलती कर रहा है, तो आप फंस गए। जजेस को समझ में आती है, वादी ने एक बात रखी, प्रतिवादी ने उसका खंडन किया। जजेस को समझ में आ रहा है कि प्रतिवादी ने जो खंडन किया है ये गलत खंडन किया, लेकिन जजेस नहीं बोलते हैं ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन कौन, किसको बोलना चाहिए, वादी को बोलना चाहिए। अगर वादी नहीं बोल पा रहा है तो जजेस अंदर ही अंदर हंसेंगे, कैसा वकील है ये, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका गलत खंडन हो रहा है। तो यहाँ पर वादी और प्रतिवादी दोनों को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि ये मेरा गलत खंडन कर रहा है। अगर वो नहीं पकड़ पा रहा है तो वो निग्रह स्थान की स्थिति में आ गया, वो अपने आप हारा हुआ सिद्ध हो जाता है। तो और तब न्यायाधीश महोदय अपना निष्पक्ष निर्णय सुना देंगे, तब बातचीत समाप्त हो जाएगी। हमने निर्णय की परिभाषा में पढ़ा था ना, अवसान होने पर, वाद के अवसान होने पर निर्णय होता है, यानी निर्णय होने के बाद वाद आगे नहीं चलेगा। जब वादी प्रतिवादी दो ही व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों और वे न्यायाधीश की आवश्यकता अनुभव न करते हैं, जब केवल दो ही लोग आपस में बात कर रहे हैं और न्यायाधीश नहीं है, तो वे दोनों ईमानदारी का प्रयोग करेंगे। तब वो क्या कहेंगे, हम ईमानदार होकर के वाद करेंगे। तब जिसका पक्ष असिद्ध हो जाएगा वह स्वयं स्वीकार कर लेगा कि मेरी बात गलत है। वाद का प्रयोजन क्या होता है, सत्य की स्थापना करना। आपकी बात सही है, मैं आपकी सत्य बात को स्वीकार करता हूँ, इतना बोलने पर ही वह बातचीत समाप्त मानी जाएगी। यानी वहां पे भी एक प्रकार से निर्णय हो जाता है कि हाँ, आपकी बात सही है, मेरी गलत है। तो वहां निर्णय निकल आएगा कि शब्द अनित्य है। अर्थात चर्चा की समाप्ति पर ईमानदारी से ऐसा बोलना चाहिए कि तुम्हारी बात सच है, मौन नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए मेरी और योगेश्वरी माता जी की किसी बात पे बहस हो रही है, मुझे पता चल गया कि योगेश्वरी माता जी सही हैं, पर मैं चुप हो जाऊंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि माता जी आपकी बात सही है, तो मेरा मौन होना ये भी गलत है। अंत में मुझे कहना पड़ेगा कि माता जी आपकी बात सत्य है, वो मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं दिया तो भी मेरी गलती है। तो अगर दो व्यक्ति भी आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पे भी निर्णय निकलना चाहिए कि तुम्हारा पक्ष सही है, मेरा पक्ष गलत है। तो निर्णय पे जाके ही वाद का अवसान होता है। अगर निर्णय नहीं निकला तो वाद कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी साधर्म्य समा जाति। साधर्म्य समा जाति क्या है, किंचित साधर्म्य लेंगे, थोड़ा सा साधर्म्य लेकर के अपने पक्ष को सही सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप वो जो थोड़ा सा साधर्म्य ले रहे हैं उसकी व्याप्ति नहीं बनती है, इसलिए वो साधर्म्य समा जाति होगी।
साधर्म्य समाज जाति में कंपलसरी है वादी वैधर्म्य से ही अपनी सिद्धि करेगा और प्रतिवादी साधर्म्य समाज जाति का प्रयोग करेगा। अगर वादी साधर्म्य से अपने बात की सिद्धि कर रहा है तो प्रतिवादी वैधर्म्य से उसका खंडन करेगा, वैधर्म्य समाज जाति का प्रयोग करके। ठीक है, स्पष्ट हो गया। इसको पढ़िएगा, विचार करिएगा, क्योंकि इसके बाद जब उत्कर्ष समा अपकर्ष समा आएगी तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों बहुत मिलती जुलती हैं। ठीक है, चलिए, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 1 आध मिनट हम ले सकते हैं। जी गुप्ता जी, अनम्यूट करिए। हाँ, ये तो खैर समझ में आ गया, सागर में समा जाता। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो उपचार छलन में उन्होंने 3 वो बताई है, अभिधा शक्ति, लक्षण शक्ति, व्यंजना शक्ति, वो जरूरत नहीं है ना? नहीं, अभी तो हम इसको पुस्तक को आधार बना करके पढ़ रहे हैं ना, अभी हम सरल उसमें ही जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो शांति पाठ करेंगे, कल मिलेंगे। कल साधर्म्य समाज जाति पढ़ के आइएगा। 6 नाम एक बार रिपीट कर लें फटाफट। सबसे पहले साधर्म्य समाज जाति, वैधर्म्य उत्कर्ष जाति, अपकर्ष, हाँ, वर्ण, अवर्ण, अवर्ण। 6 तो याद हो गए, कक्षा के दौरान ही हो गई है ना। चलिए, अपने लिए ताली बजा लीजिए। इस उम्र में भी याद कर पा रहे हैं, बड़ी बात है। वरना लोग तो ऐसे कि बैठे बैठे बात भूल जाते हैं। चलिए, तो शांति पाठ करेंगे महेंद्र भाई। शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी, शुभ रात्रि। नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद।